हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। जबरदस्त टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अर्थात रैखिक समीकरणों का निकाय। दोस्तों, इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए होंगे। लेक्चर क्रमांक के अनुसार सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आपको टॉपिक के क्रम निर्धारण में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस लाइन से आप सारे वीडियोस देखते जाइए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, रो रैंक, कॉलम रैंक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, साथ ही साथ आपको एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये तमाम बातें, ये तमाम जानकारियां आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं दोस्तों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो न केवल आपके बीएससी के एग्जाम के लिए बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत काम आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। इस टॉपिक को समझने के लिए जो सभी जरूरी बातें हैं वो हमने यहाँ पे पहले ही लिख रखी हैं। आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, कंसेप्ट्स, सभी को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो, समझाने में समय की बचत हो। और दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, हमने इस तरीके से लिखा है कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जरूर देखिएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। समझाते समय भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Consider a system of m linear equations in n unknown quantities x1, x2 and so on up to xn। यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे पास x1, x2 और इसी तरह xn तक ये पूरे के पूरे क्या है, अज्ञात राशियां हैं, अननोन क्वांटिटीज है। ठीक है, या यूं कहिए कि ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मतलब समीकरणों को हल करना का अर्थ है कि इन अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना। कभी भी आप देखेंगे ना, जैसे समीकरण हल कीजिए, तो समीकरण हल करने का मतलब उस समीकरण में, या अगर एक से अधिक समीकरण है जिसको अपन समीकरण निकाय कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, तो उसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो अननोन क्वांटिटीज है उनका वैल्यू पता करना, उनका मान ज्ञात करना। और उसी को बोलते हैं कि हाँ भाई, हमने समीकरण को सॉल्व कर लिया। तो समीकरण सॉल्व करने का मतलब ये है अज्ञात राशियों यानी कि अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू पता करना। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर आपको ये x1, x2 कहाँ तक xn तक, ये सभी क्या है, ये अननोन क्वांटिटीज है, अज्ञात राशि है। और इन अननोन क्वांटिटीज में हमने m लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। समीकरणों की संख्या m है। ठीक है, m लीनियर इक्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं टोटल? m नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस 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 a1nxn बराबर b1। और इसी तरीके से ये सेकंड वाला, फिर इसी तरीके से आगे सारे इक्वेशंस बनते जाएंगे और ये लास्ट में mवे नंबर का। ठीक है, ये m वाला लीनियर इक्वेशन am1x1 प्लस am2x2 प्लस am3x3 प्लस 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 amnxn बराबर bm। तो टोटल जो है m नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इस पूरे को सम्मिलित रूप से, अब देखो, जब आप एक एक की बात करेंगे तो एक एक इसमें से हर एक अपने आप में एक क्या है, इक्वेशन है। परंतु जब मैं पूरे इक्वेशंस को एक साथ अगर मैं बात करूं, पूरे इक्वेशंस को मिला करके सम्मिलित रूप में अगर बात करूं, तो मैं अब इसको पुकारूंगा किस नाम से? सिस्टम के नाम से। तो सिस्टम कहने का अर्थ है कि अब आप पूरे समीकरणों की बात एक साथ कर रहे हैं। सिस्टम मतलब पूरे का एक निकाय बन गया, पूरे समीकरणों को मिलाकर के एक निकाय बन गया, और उसी को मैंने क्रमांक 1 नाम दिया है। ठीक है, तो जैसे मैं 1 बोलूं तो मैं पर्टिकुलर किसी एक इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर उस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैं आगे लिखा हूं सिस्टम 1,
जैसे कहीं लिखा है ना सिस्टम वन, तो सिस्टम वन मतलब आप ये समझना कि इस पूरे की बात चल रही है। सिस्टम, सिस्टम मतलब समीकरणों का निकाय। सिस्टम, सिस्टम को ही हिंदी में निकाय कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए आगे की बातें। हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रखे हैं, चलिए देखते हैं। पहला नोट क्या लिखा है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn के वैल्यूज का ऐसा सेट या ऐसा कलेक्शन जो दिए हुए सभी m लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, वह इस सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाता है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने कहा, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, अननोन क्वांटिटीज, जो कि यहाँ पे कौन कौन है, x1 x2 और इसी तरीके से कहाँ तक xn तक, ये सब लोग कौन है, अननोन क्वांटिटीज है। और इनकी वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, इनकी वह वैल्यूज जो दिए हुए सभी के सभी समीकरणों को सेटिस्फाई करे। तो वो जो इनका वैल्यूज का जो कलेक्शन रहेगा वो इस सिस्टम का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज को, ये जो आपको वैल्यूज है अननोन क्वांटिटीज की जो वैल्यूज का कलेक्शन है, वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन कब कहलाएगा, यदि वो वैल्यूज का कलेक्शन जो है वो दिए हुए सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अगर आप देखेंगे कि सर मान लीजिए कि भाई सिस्टम में 10 इक्वेशंस हैं, कितने मान लो थोड़ी देर के लिए, सर उस सिस्टम में 10 इक्वेशंस हैं और किन्हीं 9 इक्वेशंस को वो वैल्यूज, उन वैल्यूज का जो कलेक्शन है वो किन्हीं 9 इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है सर, और एक इक्वेशन छूट गया जिसको ये वैल्यूज का कलेक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो वैल्यूज का कलेक्शन उस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो उन वैल्यूज के कलेक्शन को सिस्टम का सॉल्यूशन कहलवाने के लिए या सॉल्यूशन होने के लिए क्या करना होगा, उस सिस्टम में सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना होगा। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए मैं सरल रूप में मान लीजिए दो दो इक्वेशंस का एक सिस्टम लेता हूं, ठीक है, दो इक्वेशंस का। ये तो गड़बड़ हो गया। मान लीजिए मैंने लिए ये इक्वेशंस, जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है। अपनी इच्छा से हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस ले लिए, दोनों इक्वेशंस का ये सिस्टम है। चलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या x इक्वल 2 और y इक्वल 1, क्या ये इस सिस्टम के सॉल्यूशंस हैं। तो दोस्तों अगर ये x और y की वैल्यूज का जो कलेक्शन है वो इस सिस्टम के सॉल्यूशन कब कहलाएंगे, यदि ये वैल्यूज जो है इस सिस्टम में उपस्थित, इस सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस हैं उन सभी इक्वेशंस को क्या करेंगे, ये अगर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते ये वैल्यूज। चलिए x की वैल्यू, अच्छा इक्वेशन सेटिस्फाई करने का अर्थ क्या है दोस्तों, भाई अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज द्वारा इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि जब आप अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज को आप उस इक्वेशन में उन अननोन क्वांटिटीज के स्थान पर उन वैल्यूज को जब आप रखोगे, तो अगर आपको ये मिलता है कि हाँ सर वैल्यूज रखने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल इक्वल मिल रही है, दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ अननोन क्वांटिटीज की उन वैल्यूज ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। और अगर आपको दिख रहा है कि सर हाँ जब वैल्यू रख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे कि भैया वो वैल्यूज जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सीधी सी बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये वैल्यूज इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। तो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि सिस्टम में उपस्थित सभी समीकरणों को सेटिस्फाई करना। चलिए चेक करते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रख के देखो। तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और y की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 और 1 5, और राइट साइड में कितना लिखा है 5, तो 5 बराबर 5, मतलब इन वैल्यूज ने पहले समीकरण को तो सेटिस्फाई किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। x की वैल्यू 2 रखो, 2 दूनी 4, y की वैल्यू 1 रखो तो 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है 3, परंतु राइट साइड में कितना लिखा है 4, तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये वैल्यूज जो है वो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है किंतु दूसरे को नहीं कर रही है। कुल मिला के आप बोलेंगे कि सर ये वैल्यूज इस सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो सिस्टम को सेटिस्फाई वो करती हुई कब कही जाती, जब सिस्टम को सेटिस्फाई करते हुए ये वैल्यूज तब कहे जाते कि हाँ ये सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब बोलते आप जब ये इस सिस्टम के दोनों इक्वेशंस जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जब वो दोनों को सेटिस्फाई करते तब आप बोलते हैं हाँ सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम का ये फिर क्या कहलाते, सॉल्यूशन कहलाते। अभी ये वैल्यूज इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको दो इक्वेशंस वाले सिस्टम का उदाहरण दिया। ऐसे ही मान लो आपके पास बहुत सारे इक्वेशंस हों, ठीक है, मान लो 10 इक्वेशंस हैं और जितने भी अननोन क्वांटिटीज हैं उनकी कुछ वैल्यूज है आपके पास, उनकी वैल्यूज का आपके पास एक कलेक्शन है और आपको दिख रहा है कि सर 10 इक्वेशन में से सर 9 इक्वेशन को तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है सर, एक इक्वेशन को बस नहीं कर रही है। भैया एक इक्वेशन भी अगर छूट रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में वो वैल्यूज का कलेक्शन उस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सिस्टम का सॉल्यूशन वो अननोन क्वांटिटीज का कलेक्शन जो है, अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज का कलेक्शन, वो सिस्टम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तब कहलाएगा यदि वो उस सिस्टम में उपस्थित सभी के सभी समीकरणों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले नंबर का नोट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर का नोट देखिए, अगर आपको उस सिस्टम का सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि अगर आपको उस सिस्टम का सॉल्यूशन अस्तित्व में है ऐसा अगर आपको पता चल रहा है, फिर वो चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे अनंत अनेक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, चाहे एकमात्र सॉल्यूशन हो, अगर आपको उसका सॉल्यूशन अस्तित्व में है ऐसा मिलता है, अगर आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई उसका सॉल्यूशन विद्यमान है, एग्जिस्टेंस में है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सिस्टम है ये कहलाता है कंसिस्टेंट, अर्थात संगत कहलाता है। समीकरण निकाय संगत कहलाता है। तो समीकरण निकाय संगत कब कहलाएगा, यदि उसका हल अस्तित्व में होगा, फिर वो चाहे एक हल हो, चाहे अनंततः अनेक हल हो, हल अस्तित्व में होने से मतलब, अगर हल अस्तित्व में है तो समीकरण निकाय संगत कहलाएगा अर्थात कंसिस्टेंट कहलाएगा। और यदि इस सिस्टम का सॉल्यूशन अस्तित्व में नहीं है, या यूं कहिए कि इस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है, इसका हल अगर विद्यमान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, अर्थात असंगत कहलाएगा। कौन, ये समीकरण निकाय। ठीक है दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट कब कहलाएगा और इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, वो भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। यदि इस सिस्टम में, ठीक है, अच्छा एक और बात दोस्तों, तीसरे पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको एक और बहुत बढ़िया वाली बात बता रहा हूँ। इस सिस्टम में आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो भी सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या क्या नाम से पुकारते हैं, किन किन नामों से जानते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये सभी समीकरण जो आप इस सिस्टम में देख रहे हैं, उसमें जो अननोन क्वांटिटीज के साथ जो चीजें आपको गुणे में दिखाई दे रही है वो कहलाते हैं कॉफिशिएंट्स। जैसे यहाँ कौन कौन, पहले इक्वेशन में कौन कौन कॉफिशिएंट्स है देखो, a11, a12, a13 और इसी तरीके से चलते चलते a1n, ये सभी क्या कहलाते हैं, कॉफिशिएंट्स अर्थात गुणांक। ठीक है, जैसे आपने अभी पहले समीकरण के गुणांक देखे, ऐसे ही a21, a22, a23 इसी तरीके से चलते चलते a2n, ये सभी कौन है, ये दूसरे समीकरण के गुणांक हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स इनको हम कहते हैं, और इसी तरीके से बाकी समीकरणों के भी कोफिशिएंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोफिशिएंट्स किनको बोलते हैं, गुणांक किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ गया। अब जो राइट साइड में जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे b1, b2 और इसी तरीके से bm, इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स अर्थात अचर। ठीक है, तो ये अचर संख्या है, कांस्टेंट्स हो गए। अच्छा, x1, x2, x3, xn सभी समीकरणों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन अननोन क्वांटिटीज, या यूं कहिए कि अपन इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल्स बोलते हैं या अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो, ये नॉन क्वांटिटीज है, वेरिएबल्स हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किनको किनको क्या क्या बोलते हैं। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब तीसरे नंबर का पॉइंट क्या कहता है, यदि सिस्टम में सभी बीज, अर्थात ये जो राइट साइड में जो आपके पास कॉन्स्टेंट लिखे हुए दोस्तों, b1, b2 इसी तरीके से bm, अब ध्यान से सुनिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि इस पूरे सिस्टम में जितने भी समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि इस पूरे सिस्टम में सभी समीकरणों का जो राइट हैंड साइड वाला पक्ष है, अर्थात यहाँ पर जो लिखा है वो सारी की सारी चीजें, यानी कि इधर वाली ना, इधर वाली की बात चल रही है अभी, अगर सभी समीकरणों का दायां पक्ष अर्थात राइट साइड जीरो हो जाए, अर्थात ये भी जीरो 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 जीरो, अगर राइट साइड में सभी समीकरणों में क्या हो जाए दोस्तों, सभी समीकरणों की बात कर रहा हूं ना मैं, अगर राइट साइड में सभी समीकरणों में जीरो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो सिस्टम है कहलाता है होमोजेनियस। ठीक है, यदि सिस्टम में सभी बीज मतलब b1, b2, b3,
ऐसे करते करते bm तक, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको जीरो दिखाई दे, जैसे आपको परीक्षा में, जैसे आप बुक में आप पहले जो आपको सवाल दिए रहेंगे, ठीक है, आप पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे कि किस प्रारूप का है, किस पैटर्न का है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर उस सिस्टम में जितने भी समीकरण आपको दिए हुए हैं, सभी के सभी का दायां पक्ष, ठीक है, सभी समीकरणों का राइट हैंड साइड अगर आपको जीरो दिखाई दे रहा हो, तो आप समझ जाना कि वो सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है, ठीक है, अर्थात वो निकाय कैसा है, समघाती है, ठीक है, समघाती निकाय है। तो समघाती निकाय कब बोलेंगे, यदि दिए हुए सिस्टम में सभी इक्वेशंस का दायां पक्ष, सभी इक्वेशंस का राइट साइड क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर मान लो सभी इक्वेशंस का राइट साइड जो है जीरो नहीं है, कुछ का है जीरो और कुछ का नहीं है, ठीक है, या यूं कहिए कि सर मान लो अगर कम से कम एक इक्वेशन भी उस सिस्टम में ऐसा है जिसका दायां पक्ष अर्थात जिसका राइट साइड मान लो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई और नंबर है, ऐसी स्थिति में वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है नॉन होमोजीनियस कहलाएगा दोस्तों। अगर आपको कम से कम एक इक्वेशन भी ऐसा दिख रहा है जिसका राइट पार्ट जो है, राइट साइड अगर वो जीरो नहीं है बल्कि कोई अगर नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, मान लो 10 इक्वेशंस हैं और 10 इक्वेशंस में आपको 9 के 9 इक्वेशंस में भी अगर आपको राइट साइड में जीरो नजर आ रहा है और एक इक्वेशन भी अगर ऐसा छूट रहा है, ठीक है, जिसका राइट साइड मान लो जीरो नहीं है, तो फिर वो होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, नॉन होमोजीनियस कहलाएगा, ठीक है। तो होमोजीनियस सिर्फ और सिर्फ तब कहलाएगा जब राइट साइड के सभी इक्वेशंस, उस सिस्टम में दिए हुए सभी इक्वेशंस का राइट पार्ट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अगर मान लो कम से कम एक इक्वेशन भी ऐसा है जिसका राइट पार्ट, राइट साइड जो है वो नॉन जीरो है, या कम से कम दो इक्वेशन से छूट गए, या तीन छूट गए, या चार छूट गए, या पांच छूट गए, या मान लो सभी इक्वेशन ऐसे हैं जिसका राइट साइड जीरो नहीं है, तब भी वो नॉन होमोजेनियस कहलाएगा। कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जिसका राइट पार्ट जीरो है, कुछ इक्वेशन मान लो राइट पार्ट जीरो नहीं है, तब भी नॉन होमोजेनियस कहलाएगा। तो होमोजेनियस सिर्फ और सिर्फ तब कहलाएगा जब सिस्टम के सभी इक्वेशंस का राइट वाला हिस्सा यानी कि दायां पक्ष क्या हो, जीरो हो, ठीक है दोस्तों। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वो होमोजेनियस है ना भाई, सभी बीज अगर जीरो हो तो होमोजेनियस सिस्टम, अन्यथा नॉन होमोजेनियस यानी असमघाती निकाय कहलाता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए आगे की बातें। इस पूरे सिस्टम को, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के इस सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेशन के रूप में भी हम दिखा सकते हैं इसको। कैसे, ध्यान से देखिए। ये जो आपको सभी समीकरणों में जो आपको गुणांक दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उन गुणांकों को लेते हुए एक आव्यूह तैयार हो गया, एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अननोन क्वांटिटीज है यहाँ पे, ठीक है, अननोन क्वांटिटीज कौन कौन है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn तक, तो उनका एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। ये कॉलम मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है x1 x2 अप टू xn, ठीक है। और जो कांस्टेंट्स हैं दाएं पक्ष के, ठीक है, b1 b2 इसी तरीके से bm तक, वो एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे कैसे लिख दिया आप, है ना भाई, इसको ऐसे कैसे, तो दोस्तों ये बहुत आसान बात है, आप ऐसा लिख सकते हो। और इस बात को समझने के लिए आप खुद चेक कर सकते हो भाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना तो हम जानते हैं। आप खुद देखिए इस मैट्रिक्स को, जब इस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप सभी जानते हैं, ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है और ये है, इसमें n नंबर ऑफ रोज है लेकिन कॉलम सिंगल है, n क्रॉस 1 है, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि जब इनका आप गुणा करेंगे, ठीक है, इंक बहुत ज्यादा डल गया इसलिए इसमें ना ये ऐसा हो रहा है। चलिए अब सुनिए कि जब आप यहाँ पे इनका गुणा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा है ये मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और ये मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या है, सेम सेम है, सीधी सी बात है। अर्थात ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंफर्टेबल है। तो जब गुणा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस 1, जो बच गया यहाँ पे m और इधर 1, m क्रॉस 1 यानी कि m नंबर ऑफ रोज और सिंगल कॉलम। परंतु उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, आप इस रो को यानी फर्स्ट रो को इस पूरे कॉलम से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, a11 x1 a12 x2 इसी तरीके से चलते चलते a1n x1 यानी कि ये पूरा मिलेगा, देख लो आप। ऐसे ही आप इसको इससे गुणा करोगे, फिर ऐसे चलते चलते इसको इससे गुणा करोगे। अच्छा, जब गुणा करने के बाद एक मैट्रिक्स जब आपका तैयार हो जाएगा और बाजू में लिखा ये वाला,
फिर आप मैट्रिक्स का कंपैरिजन करोगे, पहला रो इज इक्वल टू पहला रो, तो पहला रो इसका क्या तैयार हुआ रहेगा, इतना को इससे गुणा करोगे तो a11 x1 a12 x2 इसी तरीके से a1n xn, ठीक है, ये पहला रो तैयार हुआ रहेगा और इज इक्वल टू इसका कौन है b1। तो देखो दोनों कंपेयर करके ये पहला इक्वेशन नहीं तैयार हो जाएगा क्या, बताओ भला। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो पहला इक्वेशन क्यों नहीं तैयार हो जाएगा, आसानी से तैयार हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा, ठीक है ना भाई। ऐसे ही आप सेकंड रो को इस कॉलम से गुणा करोगे, a21 x1 a22 x2 a2 xn, इसी तरीके से पूरा तैयार होगा। और जब ये तैयार हो जाएगा तो जब आप कंपेयर करोगे सेकंड रो के साथ तो b2 मिलेगा आपको। तो सीधी सी बात है, उसका सेकंड रो इसका सेकंड रो, यानी कि ये वाला कंपेयर करने के बाद ये मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो आप खुद देख रहे हैं कि आसानी से ये सारे समीकरणों को इसके गुणा करके फिर कंपेयर करके लिखा जा सकता है, इसलिए इन समीकरणों का ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अर्थात आव्यूह रूप में इनका निरूपण हो गया। इस पूरे को अपन नाम दिए हैं दोस्तों ए, इसको अपन नाम दिए हैं एक्स और इसको अपन नाम दिए बी, ए एक्स इक्वल बी, जहां ए कौन है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, एक्स कौन है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स या मैट्रिक्स ऑफ अननोन क्वांटिटीज, और बी कौन है, बी इसको कहा अपन ने, तो बी कौन है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे चल करके जब हमको समीकरण निकाय को हल करना रहेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब हमको सॉल्व करना रहेगा, तो उसके सॉल्व करने के लिए अब क्योंकि देखो आगे हम दोनों प्रकार के निकायों की बात करेंगे, दोनों प्रकार के सिस्टम की बात करेंगे, नॉन होमोजीनियस की भी बात करेंगे और होमोजीनियस की भी बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें एक अन्य मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमें एक अन्य मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स। और उसको किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, ध्यान से देखिए। देखो वी डिफाइन एगमेंटेड मैट्रिक्स एज, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संवर्धित आव्यूह। कौन सा आव्यूह, संवर्धित आव्यूह, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो इसमें कौन कौन दिख रहा है आपको, ए और बी, मतलब कुछ नहीं करना है, ये जो मैट्रिक्स ए जिसको आपने कहा उसको लिख दो, पूरा का पूरा देख लो, यही चीज है पूरा, ठीक है, और उसको इस तरीके से आप चिन्ह लगाते हुए बी लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया ए, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा वो मैट्रिक्स बी है दोस्तों। तो दोनों मिलकर के एक नया मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसको अपन बोल रहे हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो ये चिन्ह है लगाया गया, उसको लगाने का अर्थ केवल इतना ही है ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें कि हाँ ये वाला हिस्सा जो है वो ए है, ये वाला हिस्सा जो है वो बी है, लेकिन कुल मिलाकर के ये नया मैट्रिक्स बन चुका है, एगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका जरूरत पड़ता है आगे चल करके जब हम विभिन्न केसेस की बात करते हैं कि कौन सी स्थिति में हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कौन सी स्थिति में हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये तमाम चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं उस समय ये वाले मैट्रिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो दोस्तों आपने बेसिक जानकारियों को बहुत अच्छे से देख लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस देखते हैं। चलिए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। तो चलिए अब उसको अपन देखते हैं, फिर होमोजीनियस के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, अर्थात रैखिक समीकरणों का निकाय, परंतु कैसा निकाय, असमघातीय निकाय, जिसमें आप सभी को पता होगा कि नॉन होमोजीनियस हम कब कहते हैं, जब राइट साइड वाले जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, अगर उनमें से कम एक कांस्टेंट भी, ठीक है, दिए हुए सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस हैं, अगर उन सभी इक्वेशंस में जो राइट साइड में जो कांस्टेंट लिखे होते हैं, अगर उनमें से कम एक भी अगर नॉन जीरो हो, तो ऐसी स्थिति में वो सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों, नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। और उसी सिस्टम के अंतर्गत अभी हम मतलब उसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए जो जो रूल्स हैं, जो जो नियम है, वो अभी हम देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा। भले यहाँ पे अपन ने इंग्लिश में मतलब हिंदी में लिखा है, लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर कुछ सवालों को हल करेंगे दोस्तों, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा
कि हमने जब सिस्टम को देखा था तो सिस्टम को हमने जब मैट्रिक्स फॉर्म में जब उसको रिप्रेजेंट किया था तो उसको अपन ने इस रूप में देखा था ax इक्वल बी। और b क्या है आप सभी को पता होगा, b कौन है, वही कॉन्स्टेंट्स का जो मैट्रिक्स है वो है। तो वो अगर नॉन जीरो हो, ठीक है, b जीरो होने का मतलब क्या है दोस्तों, b इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स के रूप में मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो b इक्वल जीरो मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है कि जो आपने देखा था कि b कौन था, कॉलम मैट्रिक्स था, b1 b2 ऐसे करते करते bm तक, ठीक है ना भाई। तो अगर कोई कहे कि सर b इक्वल जीरो, इसका मतलब सारे के सारे b1 b2 b3 अप टू bm पूरे के पूरे जीरो। तो पूरे के पूरे अगर जीरो हो जाएंगे तब वो कहलाएगा कि हाँ ये जीरो मैट्रिक्स हो गया है। और पूरे के पूरे जीरो वाली स्थिति में वो क्या कहलाएगा, वो सिस्टम होमोजेनियस कहलाएगा। परंतु अपन बात करें b इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो जितने भी आपको एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही है उसमें कम से कम एक तो नॉन जीरो है, हो सकता है पूरे नॉन जीरो हो जाए, हो सकता है कुछ जीरो कुछ नॉन जीरो हो, लेकिन इतना तो तय है कि कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहलाएगा। और अब अभी हम उसी नॉन होमोजेनियस सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्लियरली कह दिया है कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जीरो मतलब वो संख्या वाला जीरो नहीं, ये जीरो मतलब वो जीरो मैट्रिक्स वाला जीरो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। कैपिटल ओ टाइप का उसका नोटेशन रहता है, आप देखेंगे ये, क्योंकि देखो ये बी कौन है, ये बी मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से हम थोड़ी ना तुलना कर सकते हैं, है ना भाई। तो ये क्या है, ये जीरो मतलब वो शून्य वाला जीरो नहीं, ये जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स वाला जीरो, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो साफ साफ बात पता चल रहा है कि हम यहाँ पे कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें कुछ केसेस हैं, इन केसेस को आपको ध्यान से समझना है और उसी हिसाब से फिर अपने को सवालों को बनाना है, फिर देखना है कि उस सवाल में कौन सा वाला केस फिट हो रहा है, उस हिसाब से उसका आपको कंक्लूजन लिखना है, मतलब जो भी उसमें रहेगा निष्कर्ष कि भाई इसका हल होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कि हल होंगे तो कितने होंगे। तो वो तमाम चीजें हमको यहाँ पे इन नोट्स की मदद से जानने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं इस इन पॉइंट्स पे, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहला केस क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। यदि रैंक ऑफ ए जो है वो यदि रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो, ठीक है। ये क्या है जिसको मैंने ए बी करके लिखा हुआ है, कौन है, ये एगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। यदि ए का रैंक और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर इक्वल होता है तो समीकरण निकाय अर्थात सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है, अर्थात कंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंट कहलाने का अर्थ है कि उसका सॉल्यूशन विद्यमान है, ठीक है। इतना तय हो गया कि अगर इन दोनों का रैंक बराबर है तो सॉल्यूशन विद्यमान है, अर्थात सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन विद्यमान है, इस बात का पता चला है। कितने सॉल्यूशन विद्यमान है अभी जानना बाकी है, लेकिन इतना तय हो गया है कि अगर इन दोनों के रैंक बराबर आते हैं तो सॉल्यूशन विद्यमान है। फिर वो भले चाहे कम से कम एक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिले या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इस बारे में जानकारी अभी जानना बाकी है। लेकिन इतना तय हो गया है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो सॉल्यूशन मिलेगा। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे अभी आगे पता करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन मिलेगा इतना तय हो चुका है और इसलिए सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि इन दोनों के रैंक बराबर नहीं है, या यूं कहिए कि यदि ए का रैंक जो है एगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से छोटा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बराबर नहीं है, ठीक है ना भाई। तो ये वाला इसको देखो चाहे इसको समझो आप, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बराबर नहीं वाला आपको केस देखने को मिलेगा उस समय आप देखिएगा कि ए का रैंक इससे छोटा ही मिलेगा। जब भी वो बराबर नहीं वाले केस में आपको अगर मिलना होगा तो यही वाला आपको रूप मिलेगा, ठीक है। तब समीकरण निकाय, ध्यान दीजिएगा, तब समीकरण निकाय यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो असंगत कहलाता है, यानी कि इनकंसिस्टेंट कहलाता है, अर्थात सिस्टम का सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। तो दोस्तों ये वाला केस अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें तो बहुत ही सरल होता है, मतलब जब आपको पता चल रहा है कि हाँ सर ये दोनों के रैंक बराबर नहीं है, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन आगे बढ़ाएं, ए का रैंक निकालें, एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालें, अगर आपको दिख रहा है दोनों बराबर नहीं है, या आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जब दोनों बराबर नहीं दिख रहे होंगे ना उस समय आप देखिएगा ए का रैंक आपको इसके रैंक से छोटा ही दिखेगा, ठीक है। तो आप देख लेना, ऐसी स्थिति में आप सीधे वहां डिक्लेयर कर देना कि भैया इस समय
सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है अर्थात असंगत है, और सॉल्यूशन, उस सिस्टम का सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। जब आपने ये तय कर लिया कि हाँ भाई विद्यमान नहीं है, तो गाड़ी वहां पे बंद, आगे का काम खत्म, आगे आपको कुछ काम करना ही नहीं है, वहीं पे आपका खेल, मतलब आपको सॉल्यूशन में आगे बढ़ना ही नहीं है, तय हो गया। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो उसको आगे सॉल्व करने में कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला केस को अच्छे से ध्यान रखे रहो कि यदि इसका रैंक बराबर ना आए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट, और ऐसी स्थिति में कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आपको पता चल चुका है कि सर हाँ ये वाले केस में अपने को इनकंसिस्टेंट मिलेगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, असंगत है इनकंसिस्टेंट, और सिस्टम का सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है, तो ये वाले को ओके। परंतु जो इसके ऊपर में जो लिखा था दोस्तों, जिसमें इन दोनों का रैंक अगर बराबर मिले तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है और हल विद्यमान होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसके लिए हमको और जानकारी चाहिए। ठीक है, तो मैं यही वाले केस को पकड़ करके फिर आगे ला रहा हूँ कि भैया फिर से अपन वही बात को करते हैं कि जब अपने को ए का रैंक और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर बराबर मिलेगा, अर्थात ये वाला केस है जब सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ऐसी स्थिति में अब देखो मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब दोनों का रैंक बराबर है। ठीक है, जब रैंक बराबर नहीं होता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन विद्यमान नहीं, इसलिए इस खेल को यही खत्म करते हैं। इस खेल के बारे में, मतलब ये वाले केस के बारे में और आगे बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो इनकंसिस्टेंट वाला केस है। तो इसको, इस बात को साइड रख देते हैं, ये वाले केस को लेके आगे बढ़ते हैं कि भाई जब दोनों का रैंक बराबर होता है अर्थात सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, मान लीजिए दोनों का रैंक जो बराबर है उसको अपन आर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आर। अब दो केसेस बनते हैं, यदि ये आर एन के बराबर है, एन क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, अज्ञात राशियों की संख्या। जैसे आप इस सिस्टम में देख सकते हैं एक्स वाई और जेड, ये कौन है? अज्ञात राशि है, यानी कि तीन अज्ञात राशि है। ठीक है, वैसे उसमें भी यहाँ पे अज्ञात राशियों की संख्या तीन है। ठीक है, तो एन उसी को डिनोट करता है, एन क्या है? अज्ञात राशियों की संख्या है। तो अगर आपको ये आर, आर कौन है? वही जो दोनों का जो इक्वल रैंक है ना, मतलब दोनों का रैंक बराबर वाला केस अपन चल रहे हैं कि जब दोनों का रैंक बराबर हो तो उसी रैंक को अपन आर कहें। तो यदि रैंक नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज के बराबर मिलता है तब सिस्टम का एकमात्र हल विद्यमान होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन रखेगा वो, यूनिक सॉल्यूशन, उसी को अपन ने यहाँ पे लिखा है। सिस्टम का कितने सॉल्यूशन होंगे? बहुत सारे नहीं, बल्कि सिर्फ एकमात्र हल उसका उपस्थित होगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। और यदि आपको ऐसा मिल रहा है कि सर ये आर की वैल्यू अगर लेस देन एन है, ठीक है, मतलब ये जो दोनों का रैंक जो अपन इक्वल वाला केस लेके चल रहे हैं और रैंक को अपन ने आर कहा है, यदि आर जो है एन से छोटा है, यानी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज से अगर छोटा आ रहा है, तो सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अनंतता अनेक हल होंगे। तो ये जो ये वाली बातें तब होंगी जब इन दोनों का रैंक बराबर है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि इन दोनों का रैंक बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो वो बराबर रैंक को अपने को आर नाम देना, उसके बाद चेक करना है कि वो एन के बराबर है या एन से छोटा है। एन के बराबर रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, एन से छोटा रहेगा तो इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे की गाड़ी तो बढ़ेगी नहीं। अगर बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तीसरा केस और है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यदि m इज लेस देन n है, अर्थात अगर आपको दिए हुए सिस्टम में इक्वेशंस की संख्या यानी समीकरणों की संख्या अगर नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज से क्या हो? कम हो, यानी अज्ञात राशियों की संख्या से कम हो। कौन? सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में समीकरणों की संख्या अगर अननोन क्वांटिटीज की संख्या से कम हो, तब भी आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे इस वाले केस में। तो फ्रेंड्स, आपने सभी केसेस को अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम इन दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। चलिए सबसे पहले पहला सिस्टम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों हम फटाफट इनको सॉल्व करेंगे, एकदम डिटेल में एक एक चीज को नहीं लिखेंगे, जो कि आप पुस्तक से देख सकते हो कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है। जैसे डायरेक्ट अगर मुझे यहाँ पे ए बी सी, मतलब ए बी और एक्स देखना हो तो क्या हो जाएगा बताओ? ए कौन है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे आपका 1 1 1 1 2 3, देखो 1 1 1 1 2 3 और 1 4 7, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे x क्या है? मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स अर्थात x y z, और b कौन है? मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट अर्थात 6 14 और 30। ठीक है, तो ये समीकरण निकाय को हम किस रूप में लिख सकते हैं?
ए एक्स इक्वल बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये ए है, एक्स ये है, बी ये है। ठीक है, इस पूरे समीकरण निकाय को हम ए एक्स इक्वल बी के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें ए एक्स ए बी ए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? एगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एगमेंटेड मैट्रिक्स को किस तरीके से अपन लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। और ये तैयार किस तरीके से होगा? 1 1 1 1 2 3 1 4 7 और ऐसे 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 ऐसे। और उसके बाद आप बी को लिख दीजिए। बी कौन है भैया? 6 14 और 30। चलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है बताऊं? आप ना इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। एशेलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के पश्चात फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अर्थात अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, उसको ज्ञात करके फिर आपको उसके हिसाब से इसका रैंक पता चल जाएगा। ठीक है, यही तरीका है। इसी तरीके से आपको बाकी सवाल भी बनाने हैं, बिल्कुल नहीं घबराने, बहुत ईजी है। चलिए, तो यहाँ पे अब आप एशेलॉन फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए आप सोचिए इसमें कौन सा ऑपरेशंस लगाया जाना चाहिए। तो भैया आप ऑब्वियस सी बात है, ये 1 है तो उसके नीचे फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो अपनी ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के ठीक राइट साइड होनी चाहिए। जैसे सेकंड रो है, थर्ड रो है, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इनके ठीक ऊपर है, जैसे इसके ठीक ऊपर है तो वो राइट साइड होना चाहिए। तो एशेलॉन फॉर्म को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है तो जरूर जाइए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 is changed by R2 minus R1 और वैसे इसको भी जीरो करना है। R3 is changed by R3 minus R1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट रहेगा। चलिए लगाइए। 1 1 1 मैं R2 और R3 को चेंज करना है ना, तो R1 जस्ट तक रहने देता हूँ। ठीक है, चलिए R2 माइनस R1 कीजिए। 1 में 1 गया 0, 2 में 1 गया 1, 3 में 1 गया 2, 14 में 6 गया 8। R3 माइनस R1 करो, R3 चेंज करना है, R3 माइनस R1। 1 में 1 गया 0, 4 में गया 3, 7 में गया 6, 30 में 6 गया 24। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो आप, थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के ठीक नीचे, ठीक नीचे नहीं, हमेशा नीचे वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऊपर वाले से राइट साइड होनी चाहिए। तो अब इसको जीरो करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन लगा रहा हूँ, R3 is changed by R3 minus 3R2। कैसे? क्यों? क्योंकि देखो ये 1 है, ये 3 है, अगर 3 का गुणा करूं मैं, ठीक है, फिर R3 में से R2 को माइनस करूं तो 3 माइनस 3 कट जाएगा। तो चलिए कीजिए यही काम। जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट रहेगा। तो 1 1 1, ठीक है, 6, फिर 0 1 2 8, फिर चलिए लगाइए 0 3 माइनस 3 0 6, और इधर 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 माइनस 6 0। इधर भी देखो आप, 8 3 24, 24 माइनस 24 0, और इसके बाद ये ऐसा। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब आपने एगमेंटेड मैट्रिक्स को अच्छे से देख लिया है। एगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने देखा कितना है आपके पास? एगमेंटेड मैट्रिक्स ये आया है। ठीक है, चलिए दोस्तों गौर से देखिए, अब ये एशेलॉन फॉर्म में बदल चुका है। ठीक है, एकदम अच्छे से देख लो, ये एशेलॉन फॉर्म में बदल चुका है। और अब आप देखो कि इसमें ए का रैंक, एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना कितना आ रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों गौर से देखिए, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है वो कहाँ से अपन ने प्राप्त किया? ये देखो, ये पूरा कौन था? ये था एगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर अपन ने उसमें ये ऑपरेशन लगाया, ये प्राप्त किया, फिर ऑपरेशन लगाया, ये प्राप्त किया। तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हो गए वो इस एगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट प्राप्त होते गए। ठीक है,
ठीक है ना भाई, ये इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा। अब आपको साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर ये पूरे की बात करूं मैं, ठीक है, तो उसमें आप देखो, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स इस एगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसमें इसका जितना रैंक होगा वही रैंक इसका होगा। अब रैंक की बात करें तो आप देखो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एशेलॉन फॉर्म में, ठीक है ना भाई, एशेलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना होता है, उसी को बोलते हैं रैंक। तो आप गौर से देखो कि इसका रैंक, ये कौन है बताओ, ये इसी मैट्रिक्स का क्या है, एशेलॉन फॉर्म है। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए कितने हैं, तो देखो दो ऐसी रोज है जो नंबर मतलब नॉन जीरो रोज है, क्योंकि जीरो रो आपको यहाँ पे सबसे बॉटम में आपको जीरो रो दिखाई दे रही है। जीरो रो किसको बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, तो ये एकमात्र जीरो रो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखो एशेलॉन फॉर्म की ये भी शर्त होती है कि अगर जीरो रो है उस मैट्रिक्स में तो सबसे बॉटम में होना चाहिए, यहाँ पे सबसे बॉटम में, ठीक है। तो चलिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे 2 है, इसलिए अगर बात करें रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स का, ठीक है ना, रैंक ऑफ, इसको रो को अच्छे से लिखता हूं मैं, रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो वो 2 हो जाएगा। और गौर से देखिए यहाँ पे रैंक ऑफ ए है वो भी 2 है। क्यों दोस्तों बताऊं, देखो पूरा का पूरा तो चलो भैया, पूरा का पूरा कौन था, पूरा का पूरा ये एगमेंटेड मैट्रिक्स था, लेकिन उसमें ये वाला टुकड़ा कौन था दोस्तों, ये वाला टुकड़ा तो ए था ना। अब इस टुकड़े को देखो, इस टुकड़े को जब आपने ऑपरेशन लगा लगा के जब आपने चेंज किया है, यानी कि यहाँ पे ये वाला, तो इसमें भी तो आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 नजर आ रहे हैं ना, इतने हिस्से में आप देख लो ना, पूरे हिस्से को मत देखो, इस वाले को हटा करके आप इतने हिस्से को देखो, ये वाला हिस्सा कहाँ से लाया, आखिर ये इतना हिस्सा तो एक था ना भाई, तो ये वाले को देखो, इसमें भी ये भी अपने आप में क्या है, एशेलॉन फॉर्म में दिख रहा है, और इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब ए का रैंक भी कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों का रैंक बराबर आ रहा है, मतलब कौन सा केस हो रहा है, देखो इसका भी रैंक 2, इसका भी रैंक 2, दोनों का रैंक बराबर आ रहा है, तो समीकरण निकाय दिया हुआ सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। समीकरण निकाय संगत है, संगत है इसका मतलब इसका हल विद्यमान है। कितना हल विद्यमान है ये अपने को पता चलेगा पॉइंट नंबर 2 से, कि भैया जब दोनों का रैंक बराबर होता है तो कंसिस्टेंटी वाले बात है, ये कंसिस्टेंट है। और ऐसी स्थिति में दोनों का रैंक बराबर है, उसको आप आर कह दो, ठीक है, दोनों का रैंक बराबर आ रहा है उसको आप आर कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लो आर है दोनों का रैंक, रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और उसी को अपन ने क्या माना, आर, जो कि कितना है, 2 है, ठीक। अब ये देखो कि आर एन के बराबर है या फिर आर एन से छोटा है, आप चेक कर लो। एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, अज्ञात राशियों की संख्या। इसमें आपको अज्ञात राशियां कौन है, यहाँ से दिख जाएगा, 1 2 3, 3 अज्ञात राशि है, तो एन की वैल्यू 3 है, क्योंकि 3 अज्ञात राशि है तो एन की वैल्यू 3, परंतु आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो कौन सा वाला केस बन रहा है आप खुद देख लो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल 2 है, परंतु बट एन इक्वल कौन है, 3, कौन है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, अज्ञात राशियों की संख्या कितनी, 3 है। अर्थात यहाँ पे, अर्थात हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो है आर इज लेस देन एन वाला, क्योंकि ये 2 है और एन क्या है, 3 है, तो ये वाला केस मिल रहा है। मतलब सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, लेकिन है ना भाई, कंसिस्टेंट होगा मतलब सॉल्यूशन विद्यमान है, कंसिस्टेंट होगा मतलब सॉल्यूशन विद्यमान है, परंतु कितने सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन के अनंतता अनेक सॉल्यूशन। ये जानने के लिए आपको ये देखना होगा कि R इक्वल n है या फिर R इज लेस देन n है। अगर R इक्वल n प्राप्त होता तो आप कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे R इज लेस देन n मिल रहा है क्योंकि R की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो R इज लेस देन n मिल रहा है, मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब उसको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब इस चीज को मिटा देता हूँ, क्योंकि अब ये चीज आपको पूरी तरीके से याद हो चुकी है, इसमें कहीं पर भी संशय नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर देखो ये एगमेंटेड मैट्रिक्स मुझे इस तरीके से मिला है, ठीक है, जिसमें आप सभी को पता है कि देखो एगमेंटेड मैट्रिक्स में ये वाला हिस्सा जो है ए और ये वाला हिस्सा बी है, ठीक है, उनके एक्चुअल हिस्से ये है, ऑपरेशंस लगाने के बाद उनके परिवर्तित हो चुके रूप ये वाले हैं, ये सब इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। जब भी आप किसी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हो तो जो प्राप्त आपको मैट्रिक्स मिलते हैं वो उस मैट्रिक्स के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर मुझे वापस इनको इक्वेशन रूप में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे इनको इक्वेशन रूप में लिखना हो, ठीक है ना भाई, वापस मैं ax इक्वल बी वाले रूप में आता हूँ। एक रूप में किनको लिखूंगा मैं, देखो केवल ए वाला चीज उठाना चाहता हूं मैं केवल ए वाला टुकड़ा उठाऊंगा, कौन है बताओ, 1 1 1 0 1 2 0 0 0, ये x,
एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स। और बी कौन है बताइए, बी कौन है, बी, ठीक है ना भाई। मैं ये देखो, ये हमने सरलीकृत रूप प्राप्त किया है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमने इसके इक्विवेलेंट एक सरल रूप प्राप्त किया है। उसी सरल रूप को मैं, अब ये देखो, ये बी वाला हिस्सा ये वाला है 680 है ना भाई, तो मैं उसको लिख के पढ़ूंगा आगे, ये ऐसा। अब मैट्रिक्स का आप गुणा करोगे तो गुणा करो तो फर्स्ट रो को इससे गुणा करो तो वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और तुलना करने पर उधर कौन है, 6 है। सेकंड रो को इससे गुणा करो तो 0x प्लस वाई, यानी कि सीधा y लिखता हूं मैं, और 2z इज इक्वल टू 8, ठीक है। और तीसरे रो तो 0 0 0 गुणा करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, खत्म खेल। तो अपने पास दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दो इक्वेशंस अपने को यहाँ पे मिले हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये सब आपको अभी अच्छे से याद हो चुका होगा। कहीं याद न हो या अगर भूल जाओ तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं। देखो गौर कीजिए, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस मिले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो दो इक्वेशंस मिले हमको यहाँ पे। पहले तो अपन ने इसको एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया, रैंक पता किया, निष्कर्ष निकाला। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये सिस्टम कितने सॉल्यूशंस रखेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रखेगा। अब उस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को हम किस तरह से लिखें, किस तरह से ज्ञात करें, तो बात इस पे करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, गौर से देखिए कि हमारे पास अननोन कौन कौन है। अननोन क्वांटिटीज 3 जन, कौन कौन 3 जन, एक्स वाई और जेड। अब हमारे पास इक्वेशंस तो दो है। यहाँ पर लीडिंग अननोन कौन कौन है वो देखो, लीडिंग अननोन, ठीक है। लीडिंग अननोन किनको बोलते हैं पता है, जो इक्वेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनमें आप देखो, हर इक्वेशन में सबसे पहला अननोन कौन कौन है, लीडिंग, जो लीड कर रहा है। बोलते हैं लीड करना मतलब आगे रहना। तो यहाँ पे जैसे x यहाँ पे लीडिंग अननोन दिख रहा है, y यहाँ पे लीडिंग अननोन दिख रहा है। क्या ऐसा कोई इक्वेशन दिख रहा है जिसमें z लीडिंग अननोन हो? तो आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है। सर दो ही तो इक्वेशन दिख रहे हैं जिसमें x और y लीडिंग अननोन दिख रहे हैं। तो जो लीडिंग अननोन के रूप में आपको दिखेंगे ना, उनको अपन बोलते हैं पिवोट वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। पिवोट वेरिएबल इनको कहते हैं अपन, ठीक है। तो x और y यहाँ पे पिवोट वेरिएबल हो गया, पिवोट वेरिएबल। और जो z है ना, जो कि लीडिंग वेरिएबल के रूप में, यानी लीडिंग अननोन के रूप में अपने को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो z को कहेंगे अपन दोस्तों फ्री वेरिएबल। हमेशा इस बात को अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। z क्या है यहाँ पे, फ्री वेरिएबल है। x और y यहाँ पे क्या है, पिवोट वेरिएबल है, क्योंकि वो लोग लीडिंग अननोन के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं इक्वेशंस में। z नहीं दिख रहे हैं लीडिंग अननोन के रूप में, तो z पिवोट वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, फ्री वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पिवोट का हिंदी अर्थ अगर अपन जानने की कोशिश करें तो आप देखिएगा, पिवोट मतलब होता है नोक, या यूं कहें कि कोना या शीर्ष या किनारा। इस टाइप से इसके अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, आप एग्जैक्ट अर्थ इसका समझ सकते हैं। पिवोट मतलब जो, जैसे जैसे अपन कील, कील यानी खीला, तो खीले की जैसे जो नोक होती है, पिवोट मतलब, जैसे यहाँ पे देखो इक्वेशन है। अब ये पिवोट वेरिएबल है क्योंकि ये यहीं से इक्वेशन शुरू हुआ है। जैसे ये इसका पिवोट वेरिएबल कौन है, y है, क्योंकि यहीं से इक्वेशन शुरू हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ z वाला भी होता तो उसको भी पिवोट वेरिएबल बोलते। अगर हमको एक ऐसा इक्वेशन मिलता है जिसमें लीडिंग अननोन के रूप में अगर हमको z दिखाई देता तो हम z को भी पिवोट वेरिएबल बोलते, परंतु यहाँ ऐसा मिल नहीं रहा है, इसलिए z बेचारा यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, ठीक है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो फ्री है ना, फ्री, उसको आप अपनी इच्छा से जो वैल्यू, जो मान देना चाहो वो दे सकते हो, किसको, फ्री वेरिएबल को। और फिर इनको मान दे करके आप, इसकी मदद से फिर आप इन पिवोट वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो z का यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, आप तो अपनी इच्छा से उसको जो मान देना चाहो वो मान दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जो आपको इच्छा हो वो दे सकते हो, ठीक है। जैसा आपको मन करे वो मान दे दो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो के कह दो, चलो भाई के, आप अपनी इच्छा से के का मान जो रखना है वो रख लो। के इक्वल 500 रखो, के इक्वल -5000 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, जो रखना है वो रखो। मैंने क्या कह दिया उसको, के कह दिया, ठीक है, ठीक है। तो के रखने से क्या हुआ, के अब व्यापीकृत तौर पे हो गया, जनरलाइज रूप में हो गया। अब देखो के आपने यहाँ रखा ना, जेड इक्वल के आपने क्यों माना आपने। दोस्तों ये जो कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है ना, वो इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको अगर ऐसे और कोई सवाल मिले जिसमें आप, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए अपन इसको एशेलॉन फॉर्म में बदल रहे होते
और आप कहेंगे सर मान लो अगर ये जैसे थर्ड रो पूरा का पूरा जीरो मिला है ना, मान लो सेकंड रो भी अगर जीरो मिला होता, कौन, सेकंड रो भी अगर पूरा का पूरा जीरो मिला होता, मान लो ये इक्वेशन तैयार नहीं हुआ होता, ऐसी स्थिति में आपको एकमात्र इक्वेशन दिख रहा है जिसमें एकमात्र आपको लीडिंग अननोन कौन है, एक्स। तो ऐसी स्थिति में y और z दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, फ्री वेरिएबल हो जाते हैं। x जो होता है वो पिवोट वेरिएबल होता, y और z जो होते हैं फ्री वेरिएबल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फ्री वेरिएबल होते हैं ना, उनको सीधी सी बात है, फ्री वेरिएबल मतलब आपको उनको क्या करना है, अपने मन से वैल्यू देनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको, अब चूंकि y और z फ्री वेरिएबल हो जाते हैं ना, तो y और z दोनों को ही आप अपने मन से जो वैल्यू देना चाहो दे सकते हो, और उन वैल्यूज को y और z को मान प्रदान करके आप x की वैल्यू फिर वहां से आप निकाल लेते हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिएगा। तो यहाँ पे आपको y प्लस 2z बराबर कितना मिला है, यहाँ पे 8 मिला है, ठीक। तो चलिए z इक्वल के आपने माना, यहाँ पे रखेंगे z इक्वल के, तो 2k हो जाएगा, 2k पलटाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 8 माइनस 2k, ठीक है। चलिए अगर आप यहाँ पे z की वैल्यू रखें k और y की वैल्यू रखें 8 माइनस 2k, यहाँ पे रखो, चलो x प्लस y की वैल्यू कितनी मिली है 8 माइनस 2k, z को आपने माना है k और बराबर में कौन है 6, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 8, उधर पलटेगा, देखो माइनस 2k प्लस k हो जाएगा, माइनस के उधर जाके k और 8 उधर जाके 6 माइनस 8 यानी 2k माइनस 2। तो x y और z की वैल्यू कितनी की थी आगे दोस्तों, देखो x की वैल्यू आ गई k माइनस 2, ठीक है, y की वैल्यू है 8 माइनस 2k और z की वैल्यू को आपने k यहाँ पे माना है, क्योंकि k क्या है, फ्री वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अपना अपने मन से मान सकते हैं, तो आपने कह दिया k। तो यही से आपको सारे के सारे मान मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो वो वाला केस है सर कि जब इसमें दोनों का रैंक बराबर आ रहा है किंतु वो n से छोटा मिल रहा है, तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आप कहेंगे सर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, मैं कहूंगा कैसे नहीं मिलेंगे, आपको k का मान अपनी इच्छा से जो चाहो वो रखो, k का मान 1 रख के देखो, एक सेट मिलेगा सॉल्यूशंस का। k का दूसरा कोई मान बदल के देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं k इक्वल 1 चुन रहा हूँ, ठीक है, चलो आप देखेंगे आपको भी पूरा पूरा समझ में आएगा, चिंता की बात ही नहीं है। चलो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे k इक्वल 1 सोचते हो, ठीक है, चलो k इक्वल 1 रखो, यहाँ 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 सब जगह रखो, तो आपको देखो x इक्वल कितना मिलेगा भैया k माइनस 2, यानी k इक्वल 1 सोच रहे हैं अपन, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 8 माइनस 2 यानी 6, z की वैल्यू कितनी मिलेगी z इक्वल k यानी 1। देखो एक सॉल्यूशंस का एक सेट अपने को मिल गया, ठीक है, ये एक इसको बोलेंगे एक सॉल्यूशन मिला है, ऐसा ना सोचिएगा कि एक दो तीन तीन सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा नहीं दिया, एक्स वाई जेड का पूरा कलेक्शन वो पूरा कहलाएगा एक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, सेट ऑफ अननोन क्वांटिटीज, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कलेक्शन, ये पूरा एक सेट होगा सॉल्यूशन। और वैसे ही अगर आप k इक्वल 2 रखोगे, यहाँ k इक्वल 2 रख के देख लो, फिर आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ वैल्यू मिलेगी, वो आपका दूसरा सॉल्यूशन। ऐसे करते करते आप के को अपनी इच्छा अनुसार जो रखना है वो रखो, और इसी तरीके से फिर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, पिवोट वेरिएबल किसको बोलते हैं, फ्री वेरिएबल किसको बोलते हैं, वो भी आपने अच्छे से सीख लिया। फ्री वेरिएबल को अपने मन से मान देना होता है, ठीक है, और पिवोट वेरिएबल का मान फिर उसके अनुसार फिर उसको निकाला जाता है, ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पिवोट वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं उसमें जो लीडिंग अननोन है, लीडिंग मतलब सबसे सामने वाले, सबसे पहले जो अननोन दिख रहे हैं उसको लीडिंग अननोन बोलते हैं। तो एक्स और वाई यहाँ पे लीडिंग अननोन है, और फिर जो लीडिंग अननोन के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है वो फ्री वेरिएबल है आपका, ठीक है। जो लीडिंग अननोन के रूप में दिखाई दे रहे हैं उसको पिवोट वेरिएबल कहते हैं। एक्स और वाई यहाँ पे लीडिंग अननोन के रूप में दिखाई दे रहे हैं उसको पिवोट वेरिएबल, जो लीडिंग अननोन के रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं समझ जो वो पिवोट वेरिएबल नहीं है, तो वो कौन है, वो फ्री वेरिएबल है, ठीक है। और फ्री वेरिएबल, फ्री, मुक्त, स्वतंत्र, जो चाहो वो मान उसको दे सकते हो, तो ऐसा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सेकंड सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर सच में समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। और सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं दूसरा वाला सिस्टम जो दिया है उसमें डायरेक्ट मैं पहले ए लिखता हूं दोस्तों। इसके पहले की जो दिया है सिस्टम, फिर इसको मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो ये तमाम प्रकार की थ्योरी वाली जो बातें उसको आप लिखिएगा दोस्तों, सिस्टमेटिक आप बनाइएगा, बनाने का तरीका किताब से एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कौन है ए, कौन है एक्स, कौन है बी फटाफट लिखता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिस्टमेटिक पूरा थ्योरी लिखते ना अपन, दिया गया समीकरण निकाय है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना, और इसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लिखने पर फिर यहाँ ये ऐसा ऐसा करके पूरा आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए ए कौन है आपके पास, एक एक एक, 3 1 माइनस 2 2 4 7, ठीक है। देखो 1 1 1 3 1 माइनस 2, चिन्ह सहित लिखना है, जैसे माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखेंगे पूरा, है ना भाई। 2 4 7, ठीक है, ये हो गया। एक्स कौन है, अननोन, एक्स वाई जेड। बी कौन है भाई, बी कौन है भाई, बी कौन है, -3 -2 7, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरे मन में अभी एक और बात आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं वही सोच रहा था कि इसमें बताऊं कि अगले सवाल में बताऊं, तो मैं ऐसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। देखो, जब अपन पिछले वाले सवाल में इसको, जब अपन इसका समीकरण अपन मतलब यहाँ तक पहुंचने के बाद जब अपन आगे बढ़े थे, तो अपने को दो समीकरण मिले थे ना, अभी जो मैं दो समीकरण यहाँ पे लिखा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और वाई प्लस 2z बराबर कितना, 8। दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या था कि आपको जो प्रश्न में जो आपको दिया हुआ सिस्टम था, पहला वाला सवाल जो था, उसमें 3 इक्वेशन दिखाई दे रहे थे, उसको अपन ने चेंज कर करके जब अपने एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने का प्रयास किया, तो एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के पश्चात जब उसको फिर से इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा, तो वो दो इक्वेशन हो गए। अब यहाँ पे इक्वेशंस की संख्या है ना भाई, इक्वेशंस की संख्या 2 हो गई, ठीक है, परंतु नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज कितनी है, 3 है। मतलब हमने दिए हुए सिस्टम के इक्विवेलेंट एक सिस्टम यहाँ पे बनाया है। वही मतलब आपको मैं पहले सवाल की ही बात बता रहा हूँ ना, कि आप इसको और किस नजरिए से समझ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने वैसे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से बना दिया था, बट एक और नॉलेज आप ले लो कि ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, यदि m इज लेस देन n, यदि m इज लेस देन n अर्थात समीकरणों की संख्या ज्ञात राशियों की संख्या से कम हो, तो भी इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखो ना, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो समीकरण दिख रहे हैं। हालांकि जो दिया हुआ सिस्टम था उसमें 3 समीकरण थे, परंतु उसी के समतुल्य, उसी के इक्विवेलेंट हमने ये बनाया है ना भाई। क्यों? क्योंकि पहले उसको अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ऑपरेशंस लगाए दुनिया भर के, फिर ये मिला, इसका ये हुआ, यानी कि ये कौन है, ये उसी दिए हुए सिस्टम के इक्विवेलेंट को मिला। कौन सा, जो आपको पहला यहाँ पे दिया था ना दोस्तों, क्या था पहला सिस्टम, जो कुछ 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 3 इक्वेशंस लिखे थे, उसी के इक्विवेलेंट बन गया। अब यहाँ पे समीकरण दिख रहे हैं 2, लेकिन नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी 3, यानी ये वाला केस हो गया। तो वही वाला केस क्या कहते हैं इसमें, तो भी इसमें क्या होंगे, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस पॉइंट को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको सवाल में ही अगर ऐसा कुछ दिख जाए, ठीक है, मान लो एक बात की बात, सवाल में ही नहीं दिया होता, ठीक है, सवाल में अगर आप बोलते हैं सर ऐसा कुछ दिया है सर, तो यहाँ पे तो ये पूरा ताम झाम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको साफ साफ पता चल रहा है इस केस से, सर समीकरणों की संख्या 2 है, अननोन क्वांटिटीज की संख्या यहाँ पे 3 है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सीधी सी बात, एकदम इजी, ठीक है। तो वहां से भी वो डायरेक्ट वो निष्कर्ष निकल सकता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, फिर आप उसको क्या बोलते हैं, अब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ऐसी स्थिति में अब आप कहेंगे सर इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, परंतु ज्ञात कैसे करेंगे, तो ज्ञात करने का तरीका वही है, पिवोट वेरिएबल देख लो कौन है, फ्री वेरिएबल देख लो कौन है, फ्री वेरिएबल को अपने मन से नाम दे दो, मान दे दो, और उसके बाद आप उसके मदद से आप अन्य वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना इजी है बताओ, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आप बोलोगे नहीं सर हम ऐसे कैसे शॉर्टकट में बना देंगे, हमको डिटेल में बनाना है, तो आप वो भी काम कर सकते हो। मैट्रिक्स ए बना लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है, और यहाँ पे आपको x नहीं दिख रहा है, मतलब 0x मान लो, ठीक है। तो आप a यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, और यहाँ 0, उसके बाद 1 2, ऐसे करके ये a बन गया। x कौन हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ अननोन अर्थात x y z, और b यहाँ पे कितना हो जाएगा, मात्र 2 एलिमेंट है 6 और 8, तो b हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे
6 और 8 इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन गया। अब आप एगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे वैसे ही जैसे इसका बनाया था अपन ने, ठीक है। इसको कंबाइन करके आप एगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। फिर आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जैसे इस तरीके से अपन आगे बढ़े हैं, और वैसे ही आपको जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत इजी तरीके से ये आपसे बन जाएगा। फिर आप उसी अनुसार देखेंगे कि किस टाइप का वहां पे केस मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तो इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज ज्यादा है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रैंक मिलेगा, ठीक है, एगमेंटेड मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स ए का, ये दोनों का रैंक इक्वल रहेगा, लेकिन ये किससे कम रहेगा, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी से कम रहेगा, ठीक है। और उस स्थिति में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और सॉल्यूशंस को किस हिसाब से लिखना है वो अभी अपन ने समझा। पिवोट वेरिएबल कौन है, फ्री वेरिएबल कौन है, उनका आपको अच्छे से निर्धारण करना है, और वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो एग्जाम में अगर मान लो ये ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको पूरा का पूरा सिस्टमेटिक सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और दूसरा सिस्टम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दूसरा सिस्टम का मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रखा है। ये देखो, ये ए हो गया, बी हो गया, मतलब ए हो गया, एक्स हो गया और ये बी हो गया। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो ये इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। एक 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 तीन एक माइनस दो दो चार सात, ऐसे ऐसे, उसके बाद आप माइनस तीन माइनस दो सात, ठीक। चलिए फटाफट से इसको अपन लोग एशेलॉन फॉर्म में बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ यहाँ जीरो लाना है, कैसे लाएंगे, तीन लिखा है उधर एक लिखा है, R2 सबसे पहले अपन देखते हैं। R2 इज चेंज बाय R2 माइनस टू R1, वैसे R3 इज चेंज बाय R3 माइनस टू R1, सॉरी, अच्छा R2 में 3 लिखा है ना, तो R2 माइनस थ्री R1, तीन का गुणा करेंगे तभी तो तीन माइनस तीन कटेगा ना भाई। वैसे यहाँ पे इसको हटाने के लिए यहाँ दो का गुणा करके दो माइनस दो करेंगे तो घटेगा, तो ऐसा। चलिए आप सही है, फटाफट लगाइए, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा इसके, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको मिलेगा एक 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 माइनस तीन, ठीक है। चलिए, तीन में तीन गया शून्य, एक में, क्योंकि अपन तीन का गुणा यहाँ कर रहे हैं ना, तो एक में तीन गया माइनस दो माइनस तीन यानी माइनस पांच, और यहाँ क्या होगा दोस्तों बताइए, माइनस दो और तीन का गुणा कर रहे हैं, माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। R3 माइनस टू R1, दो का गुणा करके घटाएंगे 0 हो जाएगा, R3 माइनस टू R1, दो का गुणा करके 4 में 2 गया 2, ठीक है। चलिए इधर दो का गुणा करेंगे तो माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 हो जाएगा ना। चलिए ऐसा हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, दो का गुणा करेंगे आप तो दो तीन 6 माइनस माइनस प्लस, 7 6 13 हो जाएगा ऐसा। चलिए अब क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें इसको जीरो करना होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब है कि आप R3 प्लस R2 कर दो, दो माइनस दो कट पिट के खत्म, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको, ये वाले हिस्से को मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया चैनल को तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा, चैनल आगे बढ़ेगा, और ये सारी चीजें सभी बच्चों तक पहुंचेंगी, सभी लोगों तक पहुंचेंगे दोस्तों। इतने मेहनत से ये तैयार किया जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे अपन लगा रहे हैं R3 चेंज बाय R3 प्लस R2, क्योंकि अपने को इसको जीरो करना है। ऊपर माइनस टू लिखा है तो अपन सीधा जोड़ेंगे ताकि माइनस प्लस कट जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक 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 माइनस तीन, उसके बाद देखो 0 माइनस टू माइनस 5 7। अब चलिए जोड़ दीजिए, 2 माइनस टू 0, माइनस 9 माइनस 5, ठीक है, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। और 7 और 13 हो जाएगा 20। दोस्तों हमसे यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, देखो 1 1 1 ये 1 1 1, फिर 3 1 माइनस टू 3 1 माइनस टू, 2 4 7 है, ये 2 4 यहाँ माइनस 7 हो गया धोखे से, तो ये 7 है दोस्तों। ये मिस्टेक अपन सुधार लेंगे अगर, तो ये माइनस टू सॉरी माइनस थ्री माइनस टू 7, ठीक है, बाकी सब ठीक है। जब अपन ये वाला ऑपरेशन लगाए तो अपन यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R2 माइनस थ्री R1, तीन तीन 9, तो प्लस 9 7 हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मतलब नीचे वाले में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। क्या चेंजेस होगा चलिए देखते हैं अपन। तो 2 माइनस टू करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 गया 2, और ये वाले की अगर अपन बात करें तो 7 माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों 5,
ठीक है, ये ऐसा। चलिए इधर अपन अगर बात करें तो कितना होगा दोस्तों, R3 माइनस 2R2, दैट इज 2R2, 2 दूनी 4 जाएगा, ठीक है ना। तो R3 माइनस 2R2, तो यहाँ अच्छा सॉरी R3 माइनस 2R1 है ना, R3 माइनस 2R1, 3 दूनी 6, तो ये सही है, ये सही है दोस्तों, ठीक है, बाकी सब ठीक है। R3 प्लस R2 करेंगे तो ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, अर्थात यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार फिर से, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 7 और 3 दूनी 6, 6 7 13, उसके बाद R3 प्लस R2 को आपने किया तो ये मिला आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये एशेलॉन फॉर्म में परिवर्तित हो चुका है। अगर अपन पूरे की बात करें तो ये पूरा किसके इक्विवेलेंट है, इस एगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, और इसमें ये एशेलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों एशेलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 दिख रहा है, अर्थात एशेलॉन फॉर्म का जो आपका एगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर रैंक की बात की जाए तो वो होगा 3 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 दिख रहा है। परंतु अगर अपन ए के रैंक की बात करें तो ए वाले टुकड़े को देखो आप, है ना भाई, ये वाला हिस्सा ए वाला था, तो ए वाले हिस्से का जो एशेलॉन फॉर्मेट ये वाला है, ये एशेलॉन फॉर्म है। तो एशेलॉन फॉर्म में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 दिख रहा है, क्योंकि अगर इस टुकड़े को हटा दो आप, इस टुकड़े को देखो तो यहाँ पे देखो कि केवल 2 लोग अपने पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दिख रहा है, अर्थात ए का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए का रैंक जो है ना भाई, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पे इस दिए हुए सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, सीधी सी बात है, खेल आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब तय हो गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर सॉल्यूशन ज्ञात कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है, ठीक है। ए का रैंक देखते समय आप ए के टुकड़े को देखना, ये वाला हिस्से को नहीं देखना, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो बी से तैयार हुआ है ना, देखो आप। तो ए का रैंक देखते समय ये देखिए एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें एक शून्य पंक्ति दिखाई दे रही है अगर ए वाले हिस्से को अगर अपन देखें तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, इसलिए ए का रैंक 2 हो गया। लेकिन अगर पूरे मैट्रिक्स की बात करें, पूरा मैट्रिक्स जो कि इससे तैयार हुआ है, इसके इक्विवेलेंट है, पूरा मैट्रिक्स कौन है, एगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर पूरे को देखें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अपने को 3 दिख रही है, इसलिए एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 हो गया, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, चेक कीजिएगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा, आप बना करके उसको देखेंगे, कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो जरूर 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 पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। हो सकता है उसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला केस मिल जाए, यूनिक सॉल्यूशन यानी एकमात्र हल कब मिलेगा, यदि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स ये दोनों तो बराबर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इसके बराबर कौन होगा, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, ठीक है। यानी ये दोनों के रैंक बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन जितने भी इनके रैंक होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, अननोन क्वांटिटीज की संख्या। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज 3 है, ठीक है ना भाई। तो अगर ए का रैंक और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कितना आता है, 3 3 आता है, तो 3 इक्वल 3 इक्वल 3, तब ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। तो चेक कीजिएगा कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन रख रहा है, रख भी रहा है कि नहीं रख रहा है, ये सब आप तमाम बातें आप चेक कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक होमवर्क देना तो बनता है, जब इन 2 सवालों को हमने डिटेल में समझा है तो उस हिसाब से एक होमवर्क तो बनता है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा, जो भी इसका रिजल्ट हो, यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, जो भी आपका रिजल्ट है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक के देखा है, शुरू से लास्ट तक देखा है, मुझे पक्का यकीन हो जाएगा दोस्तों। तो जरूर बना के देखिएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के साथ, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं। चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप विभिन्न बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि आपको बीएससी में बहुत काम आएंगे। ये चैनल आपको बीएससी के साथ भी, बीएससी के 3-4 साल के साथ आप जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब भी आपको बहुत काम आएगा, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।